एक बार फिर से आप सभी का एसएस क्लासेस में साथियों स्वागत है। जैसे कि साथियों पता होगा, हम अभी आप लोगों को बीपीएससी टीआरई का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उसको करा रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में और हेडमास्टर हेड टीचर्स के एग्जाम में, वो हम सब आपको करा दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी यहाँ पे साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम करा दिए हैं। तो ये जो वीडियो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको 1 से 2 वीडियोज़ में ये खत्म हो जाएंगे, इसमें हम जो भी आपका ईवीएस से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, चाहे वो आपका टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, टीआरई 1, 2, 3 हो, हेडमास्टर का एग्जाम्स हो या हेड टीचर का एग्जाम्स हो, जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस इस सब पेपर में पूछा गया है, हम सबको अच्छे तरीके से इसमें विथ डिटेल एनालिसिस के साथ में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें लगभग आपको 70-80 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियोज़ को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो बिना देर किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर के लास्ट वाला वो सब वीडियो नहीं देखे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया ज्योग्राफी वगैरह का, तो जाकर पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आपको इसको देखना प्रारंभ करिए, ठीक है। तो चलिए ईवीएस का क्वेश्चन हम पहला नंबर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो इसमें के सवाल अगर के देखिएगा, इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। ये जो सवाल पूछा गया था साथियों, ये आपसे पूछा गया है बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम्स 2024 में जो एग्जाम्स हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर में भूमि का निम्नीकरण होता क्या है। तो याद रखिएगा, भूमि में जब उर्वरा शक्ति यहाँ पे जब खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसको यहाँ पे भूमि का निम्नीकरण बोलते हैं, ठीक है। और उसको बरकरार करने के लिए यहाँ पे उसमें डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अजैव निम्नीकरण में आता है वो डीडीटी आता है, जो कि बीपीएससी ने यही राइट उत्तर लेके चला था। अब कभी कभी पूछ देता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है। इसको एक पर्यावरण प्रदूषक के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक। इसी के वजह से क्या है ना कि डीडीटी का यूज बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया है, वहां पे डीडीटी उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया पुंडियाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहां पाया जाता है। ये इसको के शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो IUCN के बारे में बोल रहा है। IUCN का सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका हेडक्वार्टर पूछ देते हैं कभी, स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पौधा है कौन सा, सौरिया पुंडियाना, इसको कौन से राज्य में स्थित है जिसको यहाँ पे लुप्त प्राय ये घोषित किया है। तो याद रखिएगा, ये जो स्थित है तामलांग मणिपुर में स्थित है। तामलांग साथियों मणिपुर का एक जिला है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये भी जो सवाल आपसे पूछा गया था, ये हेडमास्टर के एग्जाम्स में पूछा गया था। मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे कि अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जो पानी में सबसे ज़्यादा जब फ्लोराइड होगा ना, तो आपका वहाँ पे दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है, जिसको दंत क्षय बोलते हैं। और इस बीमारी को फ्लोरोसिस बोलते हैं। कौन सा? अगर कि आपका दांत का यहाँ पे क्षय हो जाता है तो उसको फ्लोरोसिस बीमारी बोलते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो आपका पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे आपको फ्लोरोसिस हो गया है और आपका यहाँ पे दांत क्षय होने लगा है। ये भी आपका हेड टीचर के एग्जाम्स में साथियों यहाँ पे पूछा गया है। अब ये भी याद रखिएगा, जो दांत होता है, दांत के जो ऊपरी आपका भाग होता है, ऊपरी भाग में यहाँ पे एक इनामल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनामल। इनामल साथियों याद रखिएगा, हमारे बॉडी का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल, जो कि दांतों के ऊपरी सतह में ये पाया जाता है। आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे पूछ रहा है एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, एपॉक्सी रेजिन जो है ना, यह एक पॉलीमर है जिसका उपयोग जो किया जाता है चिपकाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी दो सतह चीज होते हैं उसको चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ एपॉक्सी रेजिन का और भी उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है, अगर ऑप्शन में चिपकाने का ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहाँ पे एयरोस्पेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे अपने याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल्स में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपका हेड टीचर एग्जाम्स में साथियों 2024 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर कि आप लोग बिहार
शिक्षक भर्ती का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयार कर ले आप लोग, तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट लेकर आ गए हैं साथियों। बीपीएससी का सिलेक्शन किट पूर्णतः एक नोट्स होता है जिसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कंप्लीट नोट्स हम आपको देते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बुक्स का जैसे कि हम पढ़ाते हैं, आप लोगों ने अगर मेरा क्लास अटेंड किया होगा तो पता चल रहा होगा, तो उसी तरीका से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो भी नोट्स और जो भी नोट्स आपको शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दी है। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट डिटेल्स में वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। एससीईआरटी का एमसीक्यूज, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, करंट अफेयर का नोट्स, ईवीएस का नोट्स, सब कुछ हर एक चीज हम इसमें देते हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट में। बस आपको इसको प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। तो जिनको भी चाहिए होगा एसएच क्लासेस का साथियों मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या दिए गए नंबर पे हमको इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से हमको व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। कोई अगर के आपको जानकारी चाहिए होगा तो मात्र और मात्र इसको 599 रुपए में आप लोग ले सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। अब एक आता है सवाल कि अफ्रीकी सम्मेलन कब हुआ था, और एक आता है कि अफ्रीका का संधि कब हुआ था। अब याद रखिएगा, पहला जो हम याद रखिएगा सम्मेलन के बारे में, जो अफ्रीकी सम्मेलन साथियों हुआ था ना, वो 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। अगर के ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए में ये चीज दिया गया है। वही अगर के आप लोग पूछ ले कि अफ्रीका का संधि कब हुआ था, तो जो अफ्रीका का संधि हुआ था यहाँ पे वो जो हुआ था 1969 ईस्वी में ये हुआ था। दोनों ही पर्यावरण की संरक्षण के लिए ये चीज हुआ था। तो आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आप आइएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो ये सवाल जो पूछा गया था आपसे, जो आपका री एग्जाम हुआ TRA 3 का, उसमें ये सवाल पूछा गया था 19/7/2024 में, जो कि एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। तो जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक यहाँ पे चंबल राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कौन सा? चंबल राष्ट्रीय उद्यान। चंबल राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का जो है 80% जो घड़ियाल है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, जो कि मुरैना में ही स्थित है, चंबल में स्थित है। इसका नाम है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। दुनिया का 80% जो घड़ियाल है यहीं पे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है क्या कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। जो हरित हाइड्रोजन होता है, इसको प्राप्ति करने का जो तरीका होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि TRA 3 के एग्जाम में, जो कि PGT का पेपर हुआ था, जनरल पेपर में ये सवाल आपसे पूछा गया था। असल में इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या साथियों? इलेक्ट्रोलाइसिस जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि जो भी नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होते हैं, जो बिजली उत्पन्न होते हैं, इस बिजली का प्रयोग करके पानी से हाइड्रोजन को अलग और यहाँ पे ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। किसकी सुरक्षा दी जाती है भैया? ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है केवल जंतु जात को, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। तो यहाँ पे जो उनको दिया जाता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 9वां सवाल है। 9वां आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं। जो बायोगैस का सबसे प्रमुख संगठक होता है वो घटक होता है मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन यानी कि CH4 यानी मीथेन ये होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो मीथेन का आपका प्रतिशत होता है लगभग 50 से लेकर 70% तक यहाँ पे मीथेन होता है। बाकी अगर के हम देखें तो 25 से लेकर यहाँ पे साथियों 45% जो होता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए जो बायोगैस का प्रमुख घटक जो होता है वो मीथेन को माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपका TRE 3 में री एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो ये जो निवास करती है ये चीड़ के जंगल में निवास करती है और बाज के जंगल में भी निवास करती है। इसीलिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि प्राइमरी विद्यालय में जो एग्जाम्स हुए थे उसके लिए ये पूछा गया था, प्राइमरी टीचर के लिए। अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है यहाँ पे कि जो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो जो साइलेंट वैली है ना ये केरला में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो यहाँ पे साइलेंट वैली है इसको राष्ट्रीय उद्यान भी ये है। आप लोग याद रखिएगा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय ये उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान के इसको मान्यता 1984 ईस्वी में मिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2012 में ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी ये शामिल किया जा चुका है। तो ये दोनों चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आइएगा तो 12 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आपसे पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा है। तो जो अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रदूषक होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं। आप लोग ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अब हम किसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, किसको नॉर्मल वर्षा बोलते हैं, इसका निर्धारण pH से होता है। अगर साथियों वर्षा जल का जो pH मान होता है 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, यानी कि 5.6 से पहले हो जाए, कम हो जाए, यानी कि इसको बोल सकते हैं 0 से लेकर 5.6 के बीच में हो जाए तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। अम्ल वर्षा के लिए जो दो चीजें होती है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो होता है SO2 और दूसरा जो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 होता है। तो ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्षा जल का pH मान अगर डायरेक्ट पूछ दे तो कितना हम बोल सकते हैं 5.6 से कम, जो भी चीजें रहेंगी वहां ये चीज सही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में साथियों आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, जो कि यहाँ पे BPSC TRE 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए बहुत सारे लोग ने ये सवाल को गलती कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलता है उसका सबसे अधिक स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से आता है। तो पहला ही ऑप्शन में दिया गया है जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, तीसरा घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे से। आपको पता होगा जो ये ऑक्सीजन साथियों होता है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो अपने अंदर में लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो वो जो मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मिलता है। और जो अगर के सबसे पहला दिमाग में आता है इंसान का कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो आप लोग बोलिएगा कि पेड़ पौधे करते हैं। और आप लोग पहला ऑप्शन मार दीजिएगा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आता है 50% यहाँ पे वायुमंडल मतलब जो ऑक्सीजन की मात्रा आता है वो समुद्री जो पेड़ पौधे होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्री जो जीव होते हैं उनसे आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो पेड़ पौधा जो कि मतलब धरातल पर जो पेड़ पौधा होते हैं और जो समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं। अब देखिए हम जो समुद्री के बारे में बोले ना कि जो समुद्र के जो जीव होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण से, तो उसमें कुछ तरीके के यहाँ पे जो बहते हुए जो पौधे होते हैं समुद्र में, ठीक है, उसमें ये आ जाते हैं पौधे। साथ ही साथ जो शैवाल होते हैं, शैवाल जो समुद्री में ही आ जाते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों, ये भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि जो 50% जो हमारा वायुमंडल का ऑक्सीजन आता है वो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से आता है। और टोटल हम धरातल पे और समुद्री दोनों मिला दें तो 70% से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा यही दोनों से आता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा 54वां नंबर क्वेश्चंस है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। गिंडी नेशनल पार्क साथियों ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, तो ये तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे अगला नंबर जो दिया गया है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो साथियों स्थित है ये यहाँ पे गोवा में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी जो बलपक्रम ये नेशनल पार्क है, ये भी आपका मेघालय में स्थित है, आपको इसको भी अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि ये राइट है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया था TRA 3 के री एग्जाम्स में, ये सवाल पूछा गया था प्राइमरी विद्यालय में, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा ये सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। तो ये जो कीटभक्षी पौधे का जो आता है ना, इसको प्राथमिक उपभोक्ता में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है, ठीक है। सहभोजिता, सहभोजिता साथियों उसको बोलते हैं जिससे कि दोनों जीव को एक दूसरे से फायदा मिलता है। तो ये जो पारिस्थितिकी का रिश्ता है ना शैवाल और कवक का, ये सहभोजिता का ही रिश्ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। जो शैवाल होते हैं ये कवक को खाते हैं, और किस कवक को खाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा किसको खाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, उसको ये खाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस। 17 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रक में SPM प्रयोग होता है। SPM का क्या तात्पर्य होता है, याद रखिएगा साथियों। जो SPM होता है, SPM का आपसे पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा SUS सस्पेंडेड पार्टिकुलेट PARTICULATE पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, MATTER। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगर के इसका हिंदी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया निलंबित कणित तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि TRA 3 के री एग्जाम्स में ये सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये जैसे ही सीरीज खत्म होता है ना, तो इसका हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं, तो जाकर वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। इससे पहले जो भी हम आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, साइंस पढ़ाए हैं, ये सबका हम आपका अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भेज दिए हैं, तो जाकर वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला के बारे में बोल रहा है, जो है यहाँ पे घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा बाघ, तो यहाँ पे पहला नंबर में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी सवाल ये पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में साथियों जैसे ही आइएगा आपसे सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। यानी कि पूछ रहा है कि पोषक जो तत्व होते हैं, ऊर्जा स्तर जो है सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है। आपको 10% का नियम पता होगा, या लिंडमैन का नियम जिसको बोला जाता है, ये नियम पता होगा। इसमें यह बोला जाता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर जब यहाँ पे ऊर्जा प्रवाहित होता है, तो वो उसको में 10% ही ऊर्जा वहाँ पे आगे में प्रवाहित होता है। यानी कि जो सबसे पहला स्टेप होगा, यानी कि जो सबसे पहला उत्पादक होगा, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे होगा, तब तो आगे 10% ही यहाँ पे प्रवाहित होता है। इसीलिए जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोषक स्तर होता है, ऊर्जा का स्तर होता है, वो उत्पादक में होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार के जो पिरामिड पाए जाते हैं ना, ये संख्या का पिरामिड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो याद रखिएगा जीव भार का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा पिरामिड होता है। ये आपका जब क्लास 10 का जब साइंस पढ़िएगा ना, तो उसमें यहाँ पे ये सारा कुछ दिया गया है। अगला सवाल आता है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया
इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का मान्यता दिया गया था 1984 ईस्वी में दिया गया था, और इसको विश्व विरासत में यहाँ पे शामिल किया गया था, जो वो 2012 में किया गया था। जानते हैं जो केरल का शांत घाटी है, इसमें एक खास प्रकार के बंदर पाए जाते हैं जो कि भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका जो नाम है मकाक बंदर, ठीक है, मकाक बंदर, मकाक बंदर। मकाक जो बंदर होते हैं ना, जैसे शेर का पूंछ होता है ना, उसी तरीका का इसमें पूंछ पाया जाता है, याद रखिएगा, मकाक बंदर में। और ये मात्र और मात्र कहाँ पे, केरल के शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये पाया जाता है। तो कभी कभी ये भी सवाल आपसे अगर पूछ दे तो इसको भी जानकारी आपका होना चाहिए, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, जो एनजीटी की स्थापना किया गया था वो 2010 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2010 आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ना, वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन से हैं। तो याद रखिएगा जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष है। कभी कभी ये भी सवाल बहुत बार यहाँ वर्तमान जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। देखिए, अब एक होता है साथियों इन सीटू, CITU, ठीक है, और दूसरा होता है एक्स सीटू। ये दो चीज है। इन सीटू उसको बोलते हैं कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी मतलब प्रजातियां होती हैं, उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। कहाँ पे, प्राकृतिक आवास में ही यहाँ पे उनको संरक्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत में अगर देखिएगा तो जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसके अंतर्गत में राष्ट्रीय उद्यान हो गए, उसके बाद जो भी अभयारण्य हो गए, अभयारण्य हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये सब जो आते हैं इन सीटू में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जो चीजें होते हैं इन सीटू में होते हैं। इसमें जो भी प्रजाति होती हैं उनके प्राकृतिक आवास में लाकर उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। बाकी जो एक्स सीटू होते हैं, एक्स सीटू में जो भी प्रजाति होती हैं उसको प्राकृतिक आवास के बाहर ले जाकर उसका जो भी चीजें होती है वहां पे उसको देखा जाता है। और एक्स सीटू में कई कई पूछ देता है कि इसमें क्या क्या चीज आता है। एक्स सीटू के अंतर्गत में प्राणी उद्यान, ठीक है, कौन सा, प्राणी उद्यान, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, प्राणी उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, और उसके बाद एक जो वन्य जीव सफारी होते हैं, वन्य जीव सफारी, ये सब जो होते हैं ये एक सीटू के अंतर्गत में आते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इन सीटू संरक्षण के शामिल नहीं है, तो ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो ये वनस्पति उद्यान होते हैं ये एक सीटू होती है, इन सीटू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इन सीटू एक सीटू है ये प्रजाति का संरक्षण का पद्धति होता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल आइए यहाँ पे। 24 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ये जो रामसर सम्मेलन है आर्द्र भूमि के संरक्षण से यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। ये सबसे पहले जो यहाँ पे रामसर सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, वो जो हुआ था 1971 ईस्वी में ईरान में हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो ये जो साथियों रामसर सम्मेलन हुआ था वो ईरान में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे अगर के आइएगा कि भारत कब इसमें यहाँ पे हस्ताक्षर किया था, तो जो भारत हस्ताक्षर किया था तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को वो इस पे सिग्नेचर किया था, इस सम्मेलन पे सिग्नेचर किया था। आप लोग याद रखिएगा, इसको रामसर सम्मेलन बोलते हैं, रामसर संधि भी बोला जाता है। आप लोग ये दोनों चीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आइए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है।
सॉरी, भारत में हाँ मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत। तो जो धान का खेत से होता है ना, मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आप कर देख सकते हैं। जो स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में हुआ था, शिफ्ट 2 में, आपका पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल यहाँ पे आता है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है, ठीक है। जो SO2 प्रदूषण होता है वो किसका सूचक होता है, किसको सूचित करता है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है लाइकेंस होता है। अगर के ये जो SO2 है, ये जो है वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर के SO2 की मात्रा बढ़ता है तो वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा यहाँ पे होता है। और जब SO2 की मात्रा जब बढ़ता है ना, जो लाइकेंस होता है ना, लाइकेंस जो ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन मरने लगते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मरने लगते हैं। और जब ये मुरझाने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रखा है। इसीलिए जो SO2 का प्रदूषण सूचित किया जाता है वो लाइकेंस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला सवाल यहां से पूछ रहे हैं आपसे 28 नंबर क्वेश्चंस की, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य स्थित है वो गोवा के मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? गोवा के मांडवी नदी, मांडवी नदी के तट पर यह स्थित है। अगर के ऑप्शन में देखिएगा तो गोवा कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चंस। 29 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि IUCN मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मैंने आपको अभी तुरंत शायद ऊपर में बताया कि जो IUCN होते हैं IUCN किस लिए फेमस है? तो जो भी प्रकृति में लुप्तप्राय पौधे होते हैं उसका ये एक रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में साथियों वैसे जीव जंतु होते हैं जो यहाँ पे लुप्त होने की कगार पर होते हैं, ठीक है। IUCN का जो स्थापना हुआ था 1948 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय स्थित है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आइए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चंस। 30 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? मैंने ऊपर में ही बताया कि जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा ट्रांसफर होता है वो 10% होता है। इसको 10% का नियम भी बोलते हैं, 10% का नियम भी बोलते हैं। इसको लिंडमैन का भी नियम बोलते हैं, लिंडमैन का भी नियम बोलते हैं, क्योंकि ये जो 10% का नियम जो बताया था लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था, तो इसके नाम पर ही इस नियम को लिंडमैन का नियम भी बोला जाता है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो जो श्वसन मूल होते हैं वैसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं और लवण युक्त मृदा में ही पाए जाते हैं, उसको यहाँ पे श्वसन मूल में पाए जाते हैं उसमें। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये वहां पे पाए जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है या तो ना के बराबर में होती है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल अगर जैसे ही आइएगा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? अब देखिए प्रदूषक में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। और दूसरा साथियों जो होता है उसका द्वितीयक प्रदूषक भी बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। अब इसमें बहुत सारे लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो इनको भी कंफ्यूजन होगा कि प्राथमिक प्रदूषक किसको बोलते हैं और द्वितीयक प्रदूषक किसको बोलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक साथियों वैसे प्रदूषक पदार्थों को बोलते हैं जिससे डायरेक्ट रूप से यहाँ पे डायरेक्ट रूप से जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। और दूसरा जो होता है द्वितीयक में जो इनडायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसमें आते हैं। अगर कि हम आपसे पूछना चाहें कि जो प्राथमिक प्रदूषक तत्व कौन से हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हैं वो हो जाएंगे, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो हो जाएंगे, जो सल्फर के ऑक्साइड होंगे वो हो जाएंगे, जो कि प्राथमिक प्रदूषक होंगे जिससे पर्यावरण डायरेक्ट रूप से प्रदूषित होती है। वही अगर के यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, उससे जो प्रदूषण होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से प्रदूषण होते हैं, जिसमें आते हैं पैन। अब जैसे ही अब जो भी ओजोन का प्रदूषण आता है ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से प्रदूषित करता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा
उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी जो SO2 होता है ये डायरेक्ट में आता है, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक में ये आता है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% का नियम दिया था। मैंने अभी तुरंत ऊपर में बताया कि जो 10% का नियम यहाँ पे दिया था वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बोलते हैं। अगला नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो वाई प्रकार का जो यहाँ पे मॉडल दिया गया था ना, ये ओडम के द्वारा दिया गया था। बाकी लिंडमैन के द्वारा जो दिया गया था वो 10% का नियम दिया गया था। ये दोनों चीज अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चंस में साथियों। 35 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर देखिएगा तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो ये जो भी चीज दिया गया है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया था उसमें, तो इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब याद रखिएगा नर्मदा बताओ जो आंदोलन यहाँ पे हुआ था 1985 ईस्वी में, ये चीज हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। वही चिपको आंदोलन अगर कि आपको याद होगा तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में, उत्तराखंड में ये चीज हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो टिहरी आंदोलन है साथियों, टिहरी आंदोलन लगभग 1980 से लेकर 2004 तक ये आंदोलन चला है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेथेनोमोग्लोबिमेनिया निम्नलिखित में से किसके प्रदूषित पानी के कारण होता है। तो ये जो बीमारी है यहाँ पे नाइट्रेट का जो प्रदूषित पानी होती है उससे अगर के पीते हैं तो उससे यहाँ पे शरीर में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है और ये बीमारी हो जाता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रेट युक्त पानी पीने से ये बीमारी होता है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि बीपीएससी बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है पीपीएससी की परीक्षाओं में। सवाल में क्या दे रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुदिशीय होता है, एक दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है। तो ये जो होता है ना, ये एक दिशा में होता है, किसी भी तरह या तो सीधे चले या तो उल्टा चले, ये एक दिशा में ही होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो जो पारितंत्र का संघटक होते हैं, याद रखिएगा वो दो संघटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक जो होता है जैविक घटक होते हैं। कौन सा? एक जो होते हैं जैविक घटक होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण में दो चीज होते हैं, एक जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। जैविक को हम एक तरह से सजीव बोल सकते हैं और अजैविक को एक तरह से हम निर्जीव बोल सकते हैं। तो जैविक में अगर देखिएगा जो भी पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो भी यहाँ पे अपघटक होते हैं, अपघटक यानी कि जो कीड़ा मकोड़ा मान के चलते हैं, वो जो कीड़ा मकोड़ा है, जो उपभोक्ता है यानी कि जो खुद से यहाँ पे खाना बनाते हैं, ये सब जो सारे चीज जो हुए हैं वो जैविक घटक में आते हैं पर्यावरण के। और जो अजैविक घटक में साथियों आते हैं उसमें मान के चलिए जो निर्जीव चीज हो गए, निर्जीव में कौन कौन होंगे? वायु हो गए, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारा जो चीज है यहाँ पे अजैविक में आता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पारितंत्र का घटक कौन सा है। तो पारितंत्र का घटक जंतु भी है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव भी है, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किया है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल से जो उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आप लोग याद रखिएगा मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन साथियों। 40 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या सवाल वहां पे पूछ रहा है। कभी कभी पूछ देता है कि भूमि पर आहार श्रृंखला क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि समुद्र में आहार श्रृंखला क्या होता है,
आप कभी कभी पूछ देता है कि जंगल में यहाँ पे जो होता है आहार श्रृंखला क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि जंगल में आहार श्रृंखला कैसे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, जो पादप है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को हिरण खाएगा और हिरण को फिर शेर खा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम 40 क्वेश्चंस ही रखते हैं, जो अगला हम पार्ट लेकर आएंगे इसमें, इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम वहां पे कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा साथियों आपको ये वीडियोस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और कि आपको कुछ इसमें दिक्कत लगा होगा या कुछ और इसमें कंटेंट ऐड करवाना चाहते हैं तो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी बातों को वहाँ पे प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।